ये वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारी रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि हमने रिसोर्सेज पढ़े। रिसोर्स मैनेजमेंट को स्टार्ट किया, दो किस्म की मैनेजमेंट पढ़ी, एक रिसोर्स मैनेजमेंट थी और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन दोनों में हम एक ब्रीफ सा डिफरेंस देख लेते हैं, मुख्तसर सा हम इनमें फर्क देख लेते हैं। वो फर्क क्या है? तो रिसोर्स मैनेजमेंट को देखें कि रिसोर्स मैनेजमेंट डील्स विद ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट उन सब के साथ डील कर रही होती है। उसमें ह्यूमन कैपिटल है, उसके अंदर फाइनेंशियल कैपिटल है, उसके अंदर टाइम है, उसके अंदर मटेरियल रिसोर्सेज है। हर किस्म के रिसोर्सेज रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। जबकि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली क्या करती है? कॉन्सेंट्रेट स्पेसिफिकली ऑन मैनेजिंग पीपल। कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ, लोगों को हायर करना है, लोगों को मैनेज करना है, लोगों को डिफरेंट ड्यूटीज पे डिप्यूट करना है, लोगों से डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट को यकीनी बनाना है, एक्टिविटीज के अंदर लोगों को पार्टिसिपेट करवाना है, उनको उनके यानी कि एम्प्लॉयज के रिलेटेड जितने भी काम है उनको कंपनसेशन देनी, उनको प्रोफेशनली डेवलप करना, ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। यानी कि मुख्तसरन हम कहीं रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म। रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉडर मैनेजमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द वन एस्पेक्ट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सिर्फ उसका एक पहलू है। ओवरलैपिंग एस्पेक्ट्स क्या हैं इसमें, दोनों इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, दोनों का मकसद क्या है जी? बोथ एम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली। दोनों का मकसद ही ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकें। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। अब ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस है, रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग है, उसके बाद एलोकेशन है, फिर यूटिलाइजेशन है, फिर मॉनिटरिंग है। कि रिसोर्स मैनेजमेंट को हम कैसे, अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं, रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है? यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाते हैं। हमने पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is only the one aspect of resource management। तो रिसोर्स मैनेजमेंट जो प्रोसेस चलता है वो कैसे चलता है जी? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, नीड एनालिसिस हमने पहले बात की। हम देखते हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है। तो प्लानिंग में आइडेंटिफाई रिसोर्सेज नीड्स एंड एलोकेट देम अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किस काम के लिए कितने रिसोर्सेज की, कितने बंदों की जरूरत है, कितने मटेरियल की जरूरत है, कितने सामान की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है। उसके बाद एलोकेशन। जब हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर ली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद हमने अवेलेबिलिटी भी उनकी इंश्योर कर ली कि जो हमारे नीड एनालिसिस के मुताबिक हमें पता चला कि हमारे पास ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने क्या किया? फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज किया। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमने उनकी अवेलेबिलिटी बना ली। जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मटेरियल, वो एम्प्लॉयज अवेलेबल हो गए, उसके बाद हमने उनको क्या कर दिया? एलोकेट कर दिया। भाई शीट्स हमने मंगवाई, फर्ज कर लें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हम रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो शीट्स हमने मंगवाई, वो हमने एग्जाम सेल में भेज दी। भाई ये उनका काम है, एलोकेट कर दी है ना रिसोर्सेज। जो जो हमने मटेरियल मंगवाया, जो जो हमने रिसोर्सेज, वो जो जो कंसर्न डिपार्टमेंट के रिलेटेड थे, हमने वहां पर उनको भेजिए। भाई ये देखिए, ये इतना आपका काम है, इतना ये इस मटेरियल के साथ आपका काम था, ये मटेरियल आपको रिक्वायर्ड था, ये मटेरियल आपको रिक्वायर्ड था, ये मटेरियल फलान डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड था। तो उनके रिक्वायर्ड मटेरियल वहां तक हमने भेज दिए, यानी कि रिसोर्सेज उनको एलोकेट कर दिए। उसके बाद क्या आता है जी? थर्ड नंबर पे यूटिलाइजेशन। अब वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं और अंडर द सुपरविजन ऑफ एचआर मैनेजर, वो क्या काम करेंगे? उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है? तो सॉरी, एचआर मैनेजर मैं कह गया हूँ। रिसोर्स जो हमारे पास जनरल मैनेजमेंट होती है, उसकी सुपरविजन में वो क्या काम करेंगे? उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। और ऐसे यूटिलाइज, ऐसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे ताकि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स हो सके, मैक्सिमम
आउटपुट वहां से हम गेन कर सकें, ठीक है, मैक्सिमम फायदा उठा सकें। मैक्सिमम फायदा कब होगा? जब मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, नुकसान हमारा, लॉसेस कम से कम होंगे रिसोर्सेज के अंदर, तब आपकी लॉस कम होंगे, डेफिनेटली आउटपुट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। यूटिलाइजेशन में देखें, ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूजेज टू प्रिवेंट वेस्टेज एंड इन एफिशिएंसीज। इज इट क्लियर? मॉनिटरिंग आ जाता है जी, आपने यूटिलाइजेशन करवा दी, जब लोग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, आपने देखना भी है, उनको लुक आफ्टर भी करना है, सुपरवाइज भी करना है कि सही तरीके से रिसोर्सेज यूज था नहीं, रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, खराब तो नहीं कर रहा कोई बंदा मगरो तो नहीं ला रहा रिसोर्सेज को, वो जाया किए जा रहा हो, ध्यान में ना रख रहा हो, ठीक है। तो मॉनिटरिंग, कॉन्टिन्यूसली असेस रिसोर्स परफॉर्मेंस एंड मेक इंप्रूवमेंट्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन के। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस हमारे पास क्या हैं? हाँ जी, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं, फिर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। नहीं है? तो सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस है। हमने सबसे पहले एम्प्लॉयज को हायर करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, और वो जो एम्प्लॉयज की जरूरत होती है उसके लिए हम एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। तो जब हमारा रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती का अमल शुरू करते हैं, वो जो भर्ती का अमल हमने शुरू करना होता है ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट करना होता है, उसके लिए सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग में सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस को हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। वो जो जॉब एनालिसिस होता है, जॉब एनालिसिस के अंदर हम दो चीजें देख रहे होते हैं। जॉब एनालिसिस के अंदर एक जॉब डिस्क्रिप्शंस को देख रहे होते हैं, और दूसरा हम जॉब स्पेसिफिकेशंस को देख रहे होते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है कि हमने जिस जॉब के लिए लोगों को हायर करना है, हम देखते हैं जी उस जॉब के अंदर लोग जो आएंगे, जिनको हायर करेंगे, वो क्या क्या ड्यूटीज सरंजाम देंगे, उस जॉब के लिए लोगों के फराइज क्या होंगे, लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस कौन सी आयद होंगी। मैं एक एजुकेशन का या मैं एक केमिस्ट्री का टीचर हायर कर लेता हूं, तो मैं पहले ये तहरीर करूंगा कि केमिस्ट्री का टीचर के काम क्या क्या होंगे, उसने काम यहाँ पर आकर क्या क्या करने हैं। तो जब हम ये तहरीर एक रिटन ड्राफ्ट बना लेते हैं, इसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट फॉर्म में इनको हम जेडीज भी बोलते हैं, जेडीज बोलते हैं, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस के अंदर हम दो काम कर रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। किसके अंदर? जॉब एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अब जॉब एनालिसिस में हमने जॉब डिस्क्रिप्शन डिसाइड कर ली कि हमने इस जॉब के लिए में ये काम करवाना है लोगों से। अब उस कामों को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कौन से ऐसे बंदे हैं, उनके अंदर क्या अहलियत होनी चाहिए, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, किस एलिजिबिलिटी और किस अहलियत के हामिल लोग उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सरंजाम दे सकें। तो जब हम ये एलिजिबिलिटी तय करते हैं ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करते हैं, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, कॉन्सेप्चुअल स्किल से भी कर रहे होते हैं, आप अपने कंपेटिटर्स को, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट्री का टीचर जिन्होंने रखा हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस लेवल का, किस क्वालिफिकेशन का बंदा रखा हुआ है। हम अपने कंपेटिटर्स को भी देखते हैं, हम अपनी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस को भी देखते हैं। ये सारा कुछ करके हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए डिफाइन करते हैं, वो क्या कहलाता है? जॉब स्पेसिफिकेशन। और ये क्वेश्चन कंपैटिटिव एग्जाम में बारहा मर्तबा आप लोग बीएड करेंगे, आगे आप लोगों ने हेडशिप के लिए जाना है, तो ये बारहा मर्तबा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द जॉब एनालिसिस, व्हाट इज मेंट बाय जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर द जॉब स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है। जॉब एनालिसिस क्या होता है? किसी भी जॉब के लिए जब हम हायरिंग करते हैं तो नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जॉब एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर दो चीजें देखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शंस आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब
On the other hand, job specification is the required or eligibility criteria to perform a job. Is it clear? Okay. तो रिक्रूटमेंट, हमने जब ये जॉब एनालिसिस कर लिया, हमने लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट कर ली। यही होता है ना अखबार में इश्तिहार, हमने डिफाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अखबार में इश्तिहार दिलवाया कि भाई इस काबिलियत के हामिल लोग हमारे इदारे को दरकार हैं। ऐसे ही होता है। लोग फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि मैं इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा हूं, लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट चेक करते हैं, आपके बेनिफिट्स देखते हैं, ऐसे ही है। तो फिर लोग जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई कर देते हैं। आफ्टर एप्लीकेशन फिर क्या करते हैं आप लोग, उसकी स्क्रूटनी करते हैं, जो एप्लीकेशंस आपके पास आई होती है। उस स्क्रूटनी के बाद आप उनसे टेस्ट लेते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू द एचआर मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स ऑफ एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास वैकेंसी एक है, अगर एक वैकेंसी है तो आपने कम से कम उस एक वैकेंसी को पूर्ण करने के लिए 5 लोगों को बुलाना है, 5 लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट करनी है, उनसे टेस्ट लेना है या उनसे इंटरव्यू लेना है। अब जो भी प्रोसेस के तहत आप उनको हायर कर रहे हैं, 1:5 की रेशियो से आप लोगों को कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 वैकेंसीज हैं तो कितने लोगों को बुलाएंगे आप? 50, 50, 10 5 50, 1:5 की ना रेशियो से आपने बुलाना है। एक वैकेंसी के अगेंस्ट आपने 5 लोग, अब आपने 10 लोग उन 50 लोगों में से सिलेक्ट करने हैं, तब आपके पास सूटेबल कैंडिडेट्स निकलेंगे। ये एचआर मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस अखबार में इश्तिहार दे दिया, लोगों ने एप्लीकेशंस दे दी, आपने एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी की, कौन से हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर को मीट करते हैं, कौन से नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, टेस्ट इंटरव्यू लेना है। जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट होगा उन 50 लोगों में से 10 वैकेंसीज के लिए आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है। तो जब आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक सिलेक्शन। साइंटिफिक सिलेक्शन का हमने लफ्ज बोला था ना, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक सिलेक्शन। अब इस साइंटिफिक सिलेक्शन में हुआ क्या, आप एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू लोगों को हायर कर रहे हैं। सबसे पहले क्या काम किया, जॉब एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शंस को डिसाइड किया। जॉब डिस्क्रिप्शंस को डिसाइड करने के बाद स्पेसिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी वर्कआउट करने के बाद आपको पता चलेगा। उसके बाद आपने लोगों से एप्लीकेशंस इनवाइट की, एक वैकेंसी के अगेंस्ट 5 लोगों को बुलाया, फिर उन 5 लोगों में से बेस्ट जो सूटेबल कैंडिडेट था उसको आपने क्या किया, सिलेक्ट किया, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, भाई ये बंदा हमारे लिए बेहतरीन काम करेगा। तो वो जो बेहतरीन बंदा आपने सिलेक्ट किया है, तो वो आपने साइंटिफिकली सिलेक्ट किया है। साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन के बाद आगे फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है जी, इसको देख लें, इस हेडिंग को, अट्रैक्टिंग एंड हायरिंग द राइट टैलेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम राइट टैलेंट की बात कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट पर्सन की बात कर रहे हैं, ओके। जब हमने बंदे को हायर कर लिया, उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। नो डाउट वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा होता है, लेकिन वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल क्या है इससे वाकिफ नहीं है, अनफेमिलियर है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेमिलियरिटी पैदा करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, अपने वर्किंग स्फीयर के साथ उसकी मुताबिकत पैदा करने के लिए हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या उसकी डेवलपमेंट पर काम कर रहे होते हैं। तो ट्रेनिंग हमारी 2-3 इकसाम की हो सकती है। ट्रेनिंग में हमारी प्री सर्विस ट्रेनिंग आती है, ट्रेनिंग के अंदर हमारी इन सर्विस ट्रेनिंग आती है। जो प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है इसको हम इंडक्शन ट्रेनिंग भी कहते हैं। अब जो इंडक्शन ट्रेनिंग या प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है, इसमें करते क्या है कि जॉब स्टार्ट करने से पहले जब लोगों को हम ट्रेन करते हैं, ओरिएंटेशन उनको देते हैं, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, प्री सर्विस ट्रेनिंग। इज इट क्लियर? उसके बाद डेवलपमेंट आ जाती है।
तो जैसे जैसे जमाना तब्दील हो रहा है वैसे वैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो न्यू ट्रेंड्स आएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, नई नई जो चीजें हैं वो आप नई नई फिलोसफीज को अडॉप्ट कर रहे हैं या अडेप्ट कर रहे हैं, होता है ना ऐसा। तो फिर क्या करेंगे, आपने अपने एम्प्लॉयज को भी उसी हिसाब से अपग्रेड करना है जिस हिसाब से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड कर रहे हैं। अगर आप जदीद मशीनरी ले आते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज को वो जदीद मशीनरी चलाना ही नहीं सिखाते, तो फायदामंद होगी वो जदीद मशीनरी आपके किस काम की? खूब खाते हैं ना, किसे काम की भी नहीं रहेगी, आप उसे मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं गेन कर सकते। उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज को अपडेट करना पड़ेगा ड्यूरिंग द सर्विस। तो जब ड्यूरिंग द सर्विस आप अपने एम्प्लॉयज की को ट्रेन करेंगे, उनको प्रोफेशनली डेवलप करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। उसको हम इन सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं, एक प्री सर्विस ट्रेनिंग और एक इन सर्विस ट्रेनिंग। तो ये देखिए, इनहैंसिंग एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलें जी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जब हम बात कर लेते हैं, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, evaluating and improving employee performance। हमने एम्प्लॉयज की जो काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर नजर भी रखनी है, क्या वो काम सही तरीके से कर रहे हैं, क्या गिवन टाइम के अंदर वो टाइम अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, क्या वो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो भाई उनको रेमेडियल प्लान दो, उनको सुपरवाइज करो, उनको बताओ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे काम करना है। उनकी परफॉर्मेंस को इस तरीके से मैनेज करो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मुफीद साबित हो सके। नेक्स्ट आ जाता है जी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स हैं, मैनेजिंग सैलरी, इंसेंटिव्स हैं एंड एम्प्लॉय पर्क्स हैं, कि आपने एम्प्लॉयज को हायर किया, उनको आप कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के अंदर उनको आप बोनसेस दे रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, उनको आप कोई फ्रिंज बेनिफिट्स दे रहे हैं, उनके लिए वेलफेयर का काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एम्प्लॉयज रिलेशंस। आपने क्या काम करना है, एम्प्लॉयज के साथ अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, ताकि एम्प्लॉयज आपकी बात सुने, वो ये समझें कि भाई ये बंदा मेरे साथ बहुत ज्यादा मुखलिस है, ये बंदा जो मुझे काम कह देगा मैंने वो करना ही करना है, मेरे ऊपर वो ऐसे फर्ज है जैसे मुसलमानों पर फर्ज ऐन फर्ज होता है। ठीक है। हैंडलिंग ग्रीवियंस एंड प्रमोटिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। तो जब आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, इन्वायरमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा, एम्प्लॉयज की कमिटमेंट, एम्प्लॉयज की डेडिकेशन, एम्प्लॉयज की एंगेजमेंट विद वर्किंग स्फीयर, विद टास्क, ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, उनकी एंगेजमेंट ज्यादा होगी। जब एंगेजमेंट ज्यादा होगी, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इसी एम्प्लॉय एंगेजमेंट की हम बात कर रहे थे। पॉजिटिव इन्वायरमेंट आया, उनकी जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट है वो बूस्ट होगी, बूस्टिंग मोरल एंड मोटिवेशन, रिड्यूसिंग टर्नओवर। ये हमने एम्प्लॉयज की एंगेजमेंट को इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करना है, उनके मोरल को बुलंद करके, हौसला बुलंद करना है, उनका हौसला बढ़ाना है, उनको मोटिवेट करना है, जो क्या करेगी, रिड्यूसिंग टर्नओवर। रिड्यूसिंग टर्नओवर से मुराद क्या है कि एक जगह को, एक इंडस्ट्री को, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की जो शर्त है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब एम्प्लॉयज या टीचर चले जाते हैं, इसको टर्नओवर कहते हैं। तो जब एक बंदा यहां पर सेटिस्फाइड है, एक बंदा यहीं पे सेटिस्फाइड है, तो वो क्यों आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेगा? तो टर्नओवर रिडक्शन हो जाएगी। इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा? ऑर्गेनाइजेशन को तो एक तो एक्सपर्ट बंदा मिला हुआ है, जितना वो आप पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपकी ट्रेनिंग करवाई, आपको टाइम दिया, आपको एक्सपीरियंस दिया, तो उसके साथ क्या हुआ, आप एक्सपर्ट हो गए, आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझती है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा इफेक्टिवली और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। दैट इज वाई एवरी ऑर्गेनाइजेशन needs to reduce turnover intention of employees। वो एम्प्लॉयज की जो टर्नओवर इंटेंशन होती है ना, उसको कम से कम मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। उसके बाद है जी एचआर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। तो हमने वो रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था ना, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, अलाइनिंग एचआर प्रैक्टिसेस विद बिजनेस गोल, कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनके साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एचआर प्रैक्टिसेस को अलाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ, मुख्तलिफ सोशियो कल्चरल
बैकग्राउंड्स के हामिल लोग वहां पे काम कर रहे हैं। कोई किसी गांव से या कोई किसी गांव से, किसी का कल्चर कैसा है, कोई किसी सोसाइटी के साथ ताल्लुक रखता है, कोई किसी सोसाइटी के साथ ताल्लुक रखता है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप के साथ भी ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपने क्या काम करना है, इस डाइवर्सिटी को आपने एज ए एचआर मैनेजर मैनेज करना है। ये ना हो कि दो मुख्तलिफ तबकों के लोग आपके पास काम करें और आपस से लड़ी कुली जाए। आपने उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना है। ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्डिंग का यही इसी मकसद के लिए हम जो उनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करवाते हैं, रिलेशनशिप मेंटेनेंस होती है। नेक्स्ट क्या जी, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। एचआर मैनेजमेंट का फंक्शन एक ये भी है कि वो यकीनी बनाए कि वर्किंग स्पेस पे काम करते हुए तमाम के तमाम एम्प्लॉयज, तमाम के तमाम वर्कर एहतियात का दामन कभी भी न छोड़े। सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं, ये सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको हमेशा जहन में रखें और अकॉर्डिंगली अमल करें उस पर। अगर किसी मशीन पे काम करने के लिए आपके पास एक कोई ड्रेस कोड स्पेशल है तो आप वो ड्रेस कोड पहन के जाएं। ये पिछले दिनों भी, पिछले साल भी एक खबर चल रही थी, वो बल्कि एक वीडियो वायरल हुई थी। एक बंदा वो धागा बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसने ऊपर चादर लपेटी हुई है। वो चादर आती है और सारे का सारे बंदा मशीन के अंदर आ जाता है। तो सेफ्टी क्या हुआ, यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनजर नहीं रखा गया, सेफ्टी मेजर्स को नहीं देखा गया। प्रिकॉशनरी मेजर्स जो थे, जो एक डिफाइन थे, जो एचआर मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई आपने इस मशीन पे काम करना है तो इस तरीके से, इस ड्रेस कोड के जरिए आपने सेफ्टी हेलमेट लेना है, ग्लव्स पहनने हैं, ये क्या करना है या क्या नहीं करना। तो जब हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे फिर नुकसान होगा। अमूमन इंडस्ट्रीज के अंदर तो बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाता है। अगर कोई इंप्लॉय नहीं करता तो उसकी एक आधे दिन की तनख्वाह भी काटते हैं, उसको पनिश किया जाता है। अगर ज्यादा गलतियां करे, तू साढ़े तो पा रहा है भाई, तू जा होर किते काम कर, तू एडा दलेर रहंदा। तो वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर अ सेफ वर्क इन्वायरमेंट, कंप्लाई विद सेफ्टी रेगुलेशंस, यानी कि सेफ्टी रेगुलेशंस जो एहतियाती तदाबीर लिखी होती हैं उनको कंप्लायंस करवाना, उनकी लाजमी करवाना, उनकी पाबंदी करवाना। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एड्रेस हैजर्ड्स, उनको बताना कि भाई ये खतरात हैं, अगर ऐसे खतरात कोई आ जाए तो आपने उनके साथ कैसे निपटना है, उनको कोप कैसे करना है। लोगों को ट्रेन भी करना, आग लग जाती है तो आग को कैसे बुझाना है, वो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसको कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के हालात होते हैं, अनसर्टन सिचुएशंस अगर आ जाएं तो उनको कैसे आपने मैनेज करना है। तो नेक्स्ट आ जाता है जी टैलेंट मैनेजमेंट। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देखना है कि आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं उनमें से जो ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा पोटेंशियल रखने वाले एम्प्लॉयज हैं वो कौन है, विद इन द एनवायरमेंट एंड आउटसाइड द एनवायरमेंट। और आपने ऐसे भी अरेंजमेंट करने हैं कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट भी जो काबिल लोग हैं, काबिलियत के हामिल लोग हैं, वो आपके सामने आए। आप टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाएं और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरी के लिए आप इस्तेमाल करें। इज इट क्लियर? तो सवाल यहां तक। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस के में आ जाते हैं एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग एंड ऑफ बोर्डिंग। ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड से मुराद है कि जब एम्प्लॉय आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से वेलकम करो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जब एम्प्लॉय ज्वाइन करे ना, अच्छे तरीके से उनको वेलकम करो। ये ना हो कि वो पहले दिन ही फेडअप हो जाए, जी मैं तो इतने कम ही नहीं करना है, तो बंदे बड़े चूड़े काम करते हैं। सोच आती है ना कि एक बड़ी वो इरिटेटिंग सी सिचुएशन जब आ जाती है तो एम्प्लॉयज आपकी जो उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन ही होता है वही बड़ा खराब होता है। तो एम्प्लॉयज आपके बारे में पता नहीं ना जाने कौन कौन से वसवसे पाल लेते हैं। तो ऑन बोर्डिंग भी उनकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए एंड ऑफ बोर्डिंग। जब कोई एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है तो भाई उसको प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से उसको गुड बाय कहो, उसको भेजें, अच्छा फेयरवेल दो उसको। ठीक है, अच्छे फेयरवेल से मुराद ये नहीं भी रोटी चंगी खवानी है, मटन ना लो पार्टी दो। अच्छे फेयरवेल से आप, ताकि वो जाए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे अल्फाज में याद रखे। अगर आप ये करेंगे कि बंदा जा रहा है, जो तू तो जा रहा है छड़ के, मैं तेरी ये महीने की तनख्वाह नहीं देनी, वो हर बंदे के आगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जलील करेगा, आपको गालियां निकालेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट खराब करेगा। अगर आपने उसको पॉजिटिवली गुड बाय कहा हुआ है, अच्छा फेयरवेल दिया हुआ है, तो वो बंदा आपको हर जगह पे अच्छे लफ्जों से याद करेगा, आपकी तारीफ करेगा। तो इसको देख भी लें, फैसिलिटेट न्यू एम्प्लॉय इंटीग्रेशन
manage the exit process for departing employees. Is it clear? Okay. HR information system utilize technology for efficient HR management, manage employee data and payroll. कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करें, एम्प्लॉयज का डाटा, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज के जितने भी एम्प्लॉयज के रिलेटेड मामलात हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, उनको आप टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट करें। ये भी एचआर मैनेजमेंट का फंक्शन है। कंप्लायंस एंड लीगल इश्यूज, कि जितने भी लीगल इश्यूज हैं सरकार ने, ये स्टेट ने तय किया हुआ है कि आपने एम्प्लॉयज के ये हकूक है, ये लेबर राइट्स है। होता है ना, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है जो एक काम करिए जी, आपने 18 साल से कम उम्र बच्चे को आप जॉब नहीं देंगे, तो इस पे कंप्लायंस भी, इस पे पाबंदी भी करवाना। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे शनाख्ती कार्ड सबसे पहले मांगेगी, कोई भी फैक्ट्री है अभी 18 साल ना है तां तेन जॉब देनी, अदरवाइज नहीं देगी। ठीक है, तो कंप्लायंस एंड लीगल इश्यूज, इंश्योर कंप्लायंस विद लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस, एड्रेस लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, कि हमने जो एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देने हैं, घर देना है, गाड़ी देनी है, बाइक देनी है, कुछ देना है, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, सेहत की सहूलत देनी है, तालीम की सहूलत अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को देनी है, तो वो ऐसे आप प्लान बनाएं ताकि लोग आपके एसोसिएशन के साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा एसोसिएट हों, ज्यादा अच्छे तरीके से अटैच हो। उसके बाद क्या चीज आ जाती है जी, वर्क फोर्स एनालिटिक्स है, कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप एनालाइज भी करें, अपनी सारी की सारी एचआर मैनेजमेंट को एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट्स हों, उन रिजल्ट्स को आगे फ्यूचर के लिए आप जो डिसीजंस करेंगे उन डिसीजंस में वो यूज भी करें। क्लियर? चलिए जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर मैनेजमेंट करेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो वो बता दें प्लीज। जी, एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच।